हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और मैं भी बहुत दिनों से अब्सेंट हूं। मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बुक डिस्कशन का हम लोग सेगमेंट शुरू करेंगे, जिसमें जो किताबें हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर, अच्छे अच्छे इशू पर, उस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो हो, हिंदी में हो, मिक्स लैंग्वेज में हो, जिससे आपकी समझ भी विकसित हो, आप तर्क कर सकें, वितर्क कर सकें और आसानी से समझ सकें। और इसी कड़ी में मैं एक बहुत ही अहम किताब, छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा इसके पेजों की संख्या नहीं है। ओवरऑल अगर कहें तो 78 इसमें पेजेस हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में छपी हुई एक किताब है। और इस किताब का नाम है जाति जनगणना का सच। इसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, हिंदी साहित्य के एक अच्छे और जाने माने व्यक्तित्व, लेखक, साहित्यकार, जिन्होंने इसको लिखा है। और ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि इस देश पे अभी आप जानते हैं कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। इसी बीच 2023 में जातीय गणना, जनगणना नहीं, जातीय गणना बिहार सरकार ने करवाया। तब जब बिहार सरकार, वहाँ के सत्ता संभालने वाली पार्टी और सारी पार्टियों ने विपक्ष सहित मिल करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद यह बात सामने आई कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जातीय गणना करा सकती है। तो इस पूरे परिदृश्य को, परिप्रेक्ष्य को डॉक्टर वर्मा ने बताने का प्रयास किया है, उठाने का प्रयास किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि क्यों जातीय जनगणना पूरे भारत के स्तर पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है। इस तर्क को वो आगे बढ़ाते हैं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। तो आइए आपसे हम बात करते हैं, थोड़ी बुक के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिश करेंगे कि ब्रीफ वीडियो रहे। तो किताब का नाम है जाति जनगणना का सच। राइटर हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा। यह सम्यक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है। आपको किताब उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में बता दूंगा कि आपको बहुत अच्छी जानकारी इससे मिल जाएगी। सम्यक पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। और यह किताब समर्पित है डुमरांव के माननीय विधायक, सामाजिक न्याय के योद्धा अजीत कुमार सिंह को। और इस किताब का मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 90 रुपये की किताब है। इस पर कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको आप बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं, वहाँ फ़ोन करके। ये प्रथम संस्करण है, 2023 में ये पब्लिश हुआ है। तो आइए इसके बारे में, इसके कुछ जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे 11 अध्याय हैं। पहला है संविधान और जनगणना, दूसरा है जातिगत जनगणना का सच, जिसके आधार पर यह किताब का हेडिंग दिया गया है। तीसरा समाज की संरचना, चौथा बिहार में जाति आधारित गणना, पांचवा जातीय जनगणना से मिलेगा केवानी जाति को न्याय, छठा आरक्षण का आर्थिक आधार, सातवां योग्यता की पोल, आठवां शिक्षा में आरक्षण कितना आवश्यक, नौवां सवाल महिलाओं की जाति का, 10वां उत्तर प्रदेश की आरक्षण नीति के बहाने और 11वां आरक्षण दशा और दिशा।
इसके साथ साथ कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं, कुछ इंडेक्स दिए गए हैं। जैसे पहले इंडेक्स में बिहार की जाति आधारित गणना के गणना प्रपत्र में विकल्प और कोड के चयन के संबंध में दिशा निर्देश क्या है बिहार सरकार के, वो बताया गया है। परिशिष्ट 2 में जाति जनगणना आधारित बिहार जाति आधारित गणना विकल्प एवं कोड, क्या क्या विकल्प हैं, किस जातियों का कौन सा कोड है। परिशिष्ट 3 जो है जातीय जनगणना जाति कोड, डिटेल में उसका इंडेक्स दिया गया है। परिशिष्ट 4 में अखबारों में कैसा कैसा न्यूज, कब कब न्यूज छपा हुआ है जाति जनगणना या गणना से संबंधित, उसके बारे में उसके कुछ कटिंग्स जो पेपर्स के होते हैं उनको दिखाया गया। ठीक है, पहला चैप्टर जो ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ, संविधान और जनगणना। किताब में डॉक्टर वर्मा बताते हैं कि जातीय जनगणना या जनगणना कराने का अधिकारिता केंद्र सरकार को है। ठीक है, और उसके सेंट्रल लिस्ट में केंद्रीय सूची के 69वें नंबर पर जनगणना कराने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। डॉक्टर वर्मा आर्गुमेंट करते हैं कि जातीय जनगणना या गणना न करा करके सरकारें या सरकार, भारत सरकार बीमारी छुपाने का प्रयास कर रही है। वो कहते हैं कि जनगणना में केंद्र सरकार अन्य पिछड़ी जाति की जनसंख्या के अलावा देश के लोगों को भी छिपा रही है। सरकार ने इस बार अपनी जनगणना से लिंगायत धर्म और सरना धर्म को अलग से मान्यता नहीं दी है, पहले वे अलग चिन्हित होते थे। ठीक है, फिर कहते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा धर्म मानता है या सही वही बता सकता है। उसे उसके द्वारा बताए गए धर्म को मान्यता नहीं देकर अपने द्वारा चयनित कुछ धर्मों में से चुनने के लिए बाध्य करना कहीं से विवेक सम्मत नहीं है। ठीक है, यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई गंभीर बीमारी होने पर उसका इलाज करने की जगह बीमारी का नाम ही हटा दिया जाए। जाति हिंदू समाज की एक बीमारी है, इसका समुचित इलाज होना चाहिए था। समझिए इस तर्क को, कितनी बड़ी तर्क है। परंतु सरकार जनगणना से इसे हटाकर इस बीमारी से मुंह चुरा रही है। क्या कहने का मतलब है डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का, कि जाति एक बीमारी है और इस बीमारी का अगर इलाज करना है तो जाति की संख्या आपको जानना होगा, तब उस बीमारी का इलाज करा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप तो बीमारी का पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि बीमारी आखिर है क्या, कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कौन सी अमीर है, कौन सी गरीब है। अगर ये जानेंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे। अब संविधान में कहेंगे कि अनटचेबिलिटी को हम खत्म कर दें, कैसे करेंगे अगर आप जानेंगे ही नहीं कि क्या है अनटचेबिलिटी। वो जाति आधारित है, किस जाति की क्या संख्या है, कौन शोषक है, कौन शोषित है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये कहते हैं कि परंतु सरकार जनगणना से इसे हटाकर इस बीमारी से मुंह चुरा रही है। किसी बीमारी से मुंह चुराने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है। इस बार देश के 3 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने केंद्र सरकार से जनगणना में पिछड़ी जातियों की गणना कराने की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको नहीं माना। फिर जाति जनगणना का सच, इसमें लेखक का तर्क है। ये बताते हैं कि 2011 में हुए जनगणना के समय जाति जनगणना का संसद में भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने समर्थन किया था। जाति आधारित जनगणना हुई भी, परंतु वह रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही नहीं की गई। अब समझिए कि हमेशा ये प्रोमिस किया जाता रहा है। इससे पहले एनडीए सरकार से पहले, भाजपा की सरकार से पहले जो यूपीए 2 थी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया, सब लोग राजी थे। लेकिन जब जनगणना हो गया तो ये कहा गया कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंच सकती है। लेखक का तर्क है
कि सत्ता सहित देश के अधिकांश संसाधनों पर कथित स्वर्ण जातियों का आधिपत्य है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा भी न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। इसे एक उदाहरण के द्वारा लेखक समझाते हैं। अंग्रेजों ने जमीन का सर्वे कराया है, इसके मालिकाना हक तय हुआ जो आजकल चल रहा है। स्वर्ण जातियों ने अंग्रेजों से मिलकर जमीनें अपने नाम करवा ली। अब वे अवसर देकर उस जमीन को पूंजी में बदल रहे हैं। उस पूंजी के बल पर मैनेजमेंट, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य प्रकार की डिग्री खरीद रहे हैं। मीडिया पर पूंजी के बल पर इनका अधिकार है। जमीन के अलावा पानी, नदी, कुआं, तालाब पर धार्मिक नियम बनाकर दलित पिछड़ों को वंचित कर दिया गया। जानवर के जाने से नदी अपवित्र नहीं होती, पर शूद्रों के जाने से होती है। हिंदू कानून मनुस्मृति में शूद्रों के धन होने पर राजा को उसे छीन लेने का आदेश देता है। दलित पिछड़ों के विद्या प्राप्त करने पर जो नियम है वह सर्वविदित है। मतलब ये है, लेखक के कहने का तर्क ये है कि जाति जनगणना कराने से इन संसाधनों पर किनका एकाधिकार है वो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूपीए 2 के सरकार में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसमें ये सारी जानकारियां थीं, और सत्ताधीशों को इस बात का डर था कि अगर ये जानकारियां सामने आ जाती हैं तो लोग हक मांगना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि हमारी संख्या ज़्यादा, इसलिए संसाधनों में हमारा हक दो। और इस वजह से उस जनगणना के आंकड़े को, डेटा को सामने नहीं आने दिया गया। और वही स्थिति इस सरकार में भी है। यही इंडिकेट करने का, यही बताने की कोशिश करते हैं डॉक्टर वर्मा इस दूसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर समाज की संरचना पर है, और ये शुरू में ही इस चैप्टर के कहते हैं कि हिंदू समाज की संरचना जटिल है। यह संरचना जाति व्यवस्था में निहित है। जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का कवच प्राप्त है। ध्यान रखिए, ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने, चलाने के लिए धर्म का कवच चढ़ाया गया है। और जैसे ही समाज में वंचित वर्ग, कमेरा वर्ग इस सामाजिक संरचना को चैलेंज करता है तो कहा जाता है कि ये धर्म के खिलाफ है। मतलब धार्मिक कवच पहनाकर इस संरचना को बनाए रखने की कोशिश होती है। जैसे ही जातीय जनगणना की बात होती तो जो वर्ग वर्चस्वशाली है, जो वर्ग शोषक है, वो नहीं चाहता है कि इस सच्चाई का भंडाफोड़ हो। अगर इस सच्चाई का भंडाफोड़ होगा तो जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो जागरूक होगा। फिर कहते हैं कि धर्म के द्वारा ही कथित उचित जातियों ने हवा, पानी, जंगल में स्वतः उगने वाले फल, कंदमूल पर भी अपना एकाधिकार बना लिया। नदी, तालाब, सार्वजनिक कुएं, प्याऊ आदि से दलित पिछड़ों को वंचित कर दिया। यह सब धर्म के दैविक विधान के आड़ में संभव हुआ। दुनिया में और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। समझिए इस बात को। फिर कहते हैं डॉक्टर वर्मा कि 1931 के जनगणना में अंतिम बार पिछड़ी जातियों की जनसंख्या गिनी गई। पिछले 90 वर्षों में पिछड़ी जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, यह जातीय जनगणना से ही पता चलेगा। आज़ादी के बाद पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध करने के लिए दो आयोग बने, काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग। दोनों आयोगों ने अपना काम भी किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा लगता है। हिंदुओं की जाति व्यवस्था मजबूत है, इसकी जड़ें गहरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब जाति व्यवस्था टूटने ही वाली है, इसे टूटने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये सच है? डॉक्टर वर्मा ये सवाल उठाते हैं कि आप एक तरफ तो कहते हैं जो सवर्ण वर्ग होता है, जो शोषक वर्ग होता है कि नहीं अब जाति की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लव मैरिज हो रहा है। फिर वो बताते हैं कि जो अखबारों में विज्ञापन होते हैं, उस विज्ञापनों में जो सबसे ज़्यादा एडुकेटेड लोग हैं वो किस वर्ग के लिए कैसी वधू चाहते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अगर इतना ही बदलाव हो गया है, जाति का कोई बात ही नहीं है,
तो शादी करते समय जाति क्यों खोजते हैं आप? जाति का ही लड़का चाहिए, जाति का ही लड़की चाहिए। प्रेम विवाह भी होगा तो जाति में ही लड़की खोजो, लड़का खोजो। इन सारे बिंदुओं पर सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि समाज की इस जातीय संरचना को बनाए रखने के लिए, जिसमें एक वर्ग शोषक है और एक वर्ग शोषित है, जो मेजोरिटी में वो शोषित है और जो मुट्ठी भर वो शोषक है, उसको बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, चलाते रहने के लिए जातीय जनगणना या गणना को रोकने की साजिश हो रही है, प्रयास की जा रही है सरकारों के द्वारा, शासकों के द्वारा और वैसे वर्गों के द्वारा जो शोषक है, जो वर्चस्वशाली है, जिसके पास सारे अधिकार हैं। फिर बिहार में जाति आधारित गणना की बात करते हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकली घटनाक्रम के बारे में बताई गई है और ये इस डिफरेंस को बताते हैं कि जातीय गणना और जातीय जनगणना में क्या अंतर है। बिहार सरकार जातीय गणना कराई है, जनगणना नहीं कराई। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें आपको बताई गई। फिर उसी तरह से इसमें एक बात की और चर्चा आती है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनका अता पता ही नहीं है आपके रिकॉर्ड में कि क्या ये भी जाति एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसी में इस तरह के एक जाति का वर्णन है, केवानी जाति। ये बिहार में पाई जाती है। डॉक्टर वर्मा इसमें चर्चा करते हैं कि इस जाति के लोग गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, पटना आदि जिलों में हैं। मुख्यतः बिहार के गया जिले में केवानी नाम की एक जाति है। इसका नाम जातियों की किसी सूची में शामिल नहीं है। अब सोचिए, सन 1914 के खतियान, जमीन के खरीद बिक्री के कागज जैसे दस्तावेजों में उनकी जाति यही लिखी हुई है। इनका नाम भारत सरकार और बिहार सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति या ऊंची जाति, किसी भी जाति में इस जाति का नाम ही नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं आज के इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में, डेटा के ज़माने में, आंकड़े के ज़माने में एक ऐसी जाति है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैसे न्याय देंगे? किस आर्थिक नीतियों का लाभ इन्हें होगा? अगर ये गणना नहीं की जाती है तो कैसे पॉलिसी आप बनाएंगे कि उनके पास नीतियों का लाभ पहुंचेगा? फिर भी आप कहते हैं कि जाति जनगणना या गणना की जरूरत ही नहीं है। क्या उन्हें आप भारत का भाग मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं? ये सवाल उठाते हैं डॉक्टर वर्मा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग क्या कहते हैं कि जात आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उसका जवाब देते हैं डॉक्टर वर्मा और बताते हैं कि आरक्षण का आर्थिक आधार कितना सही है और कितना गलत है। दूसरी बात वो ये भी बताते हैं कि जातीय गणना केवल जातियों की गणना नहीं है, वो आर्थिक आधार पर भी जातियों की गणना है। जो जातीय गणना हुई है उसमें पता चला है कि कौन जाति कितने संसाधनों पर अपना अधिकार रखती है, कितने संसाधनों पर उसका अधिकार है, नौकरी में किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, प्रशासन में कितना है, पॉलिटिक्स में कितना है, धन पर कितना है, जल जंगल जमीन पर कितना है। तो डॉक्टर वर्मा इस अध्याय में बताते हैं आरक्षण के आर्थिक अधिकार के बारे में कि किस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। जब ओबीसी जातियों की आरक्षण बढ़ाने की बात होती है तो जुडिशरी कहती है कि आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर वर्मा सवाल उठाते हैं कि ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण देना था तो क्या इसका कोई आंकड़ा था? क्या आरक्षण की व्यवस्था गरीबी दूर करने का प्रोग्राम है? नहीं, सामाजिक न्याय स्थापित करने का, जो अभी से ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं जिनके साथ इतिहास से में ही
ऐतिहासिक रूप से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बिना उनके गलती के, चाहे धर्म के द्वारा किया गया हो, राजनीतिक सत्ता के द्वारा किया गया, उनके प्रतिनिधित्व देने का प्रक्रिया प्रावधान है आरक्षण। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? और डॉक्टर वर्मा ये सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि जुडिशियरी का देखिए कि जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, जिसका कोई सर्वे नहीं है, उस कानून को 124वें संविधान संशोधन को बिना किसी हर्डल के जुडिशियरी ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि सरासर गलत है। ये डॉक्टर वर्मा का तर्क है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए दिया जाता है और सवर्णों का प्रतिनिधित्व ऑलरेडी उनकी संख्या से बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनको 10% और आरक्षण देना, 15% के आसपास जनसंख्या और 10% फिर आरक्षण। तो लेखक के हिसाब से ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ये भी बताते हैं डॉक्टर वर्मा, अभी आरक्षण के आर्थिक आधार पर सबसे अधिक सुविचारित नीति भाकपा माले की है। इस दल ने 16 फरवरी 2023 को पटना में संपन्न अपने 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में साफ साफ कहा कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो और दलित पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जाए। यह साहसपूर्ण मांग है और इसमें ये पेज नंबर 21 पर उस दिन के दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट छपा था उसको इन्होंने इसमें लगाया है। योग्यता की पोल, मेरिटोक्रेसी, क्या होती है मेरिटोक्रेसी, उसका पूरा का पूरा इसमें तर्क दिया गया। यह खबर प्रामाणिक रूप से सामने आ रही कि कथित स्वर्ण जातियों का कट ऑफ पिछड़ी जातियों से नीचे जा रहा है। अब दलित पिछड़ों के आरक्षण से तथाकथित योग्यता का रोने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व देता है। संविधान में कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही गई, जिनका पालन तमिलनाडु को छोड़कर कहीं नहीं हुआ है। और आपको बताऊं कि इसी किताब के डिस्कशन पर डॉक्टर वर्मा ने एक बात कही थी कि जो लोग मेरिट की बात करते हैं ना, वो उन्हें दो बात समझ लेना चाहिए। तमिलनाडु, बिहार और यूपी से अमीर है या गरीब है, आपको पता होगा। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो बताते हैं कि जहाँ जहाँ आरक्षण पहले से दिया गया है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उद्योग जगत, शिक्षा सबसे आगे है। जबकि आरक्षण का जहाँ विरोध किया गया, वहाँ का समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। आप इतिहास और डेटा उठा के देख लीजिए। और आप एक कैसे मुकम्मल राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ पे इतने लोग, जिनको शोषण के द्वारा, डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा संसाधनों से और सेवाओं से वंचित रखा जाता, रखने की कोशिश होती है, उनके हकों को मार करके अपना पॉकेट भरने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कैसे आप एक मुकम्मल राष्ट्र की बात कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा इस बात का आर्गुमेंट देते हैं कि आप विकसित जो राज्य हैं उसका पूरा इतिहास उठा के देखिए, जहां पहले से आरक्षण दिया गया वो राज्य ज़्यादा विकसित है कंपेयर टू बिहार और नॉर्थ इंडिया। और इस बात में दम है, आप पूरे डेटा को उठा के देखिए। दूसरी बात, क्या है योग्यता, क्या है मेरिट? मेरिट क्या भगवान का दिया हुआ वरदान है? अगर ऐसा ही है तो आज ओबीसी का, एससी एसटी का कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है? इस बात का जवाब दे कोई। मूल सवाल ये है, डॉक्टर वर्मा उठाते हैं, मूल सवाल ये है कि ये जो वर्ग हैं जिन्हें आज हम शोषित कहते हैं, इनको सदियों से रोका गया, धर्म के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा,
पढ़ने से रोककर, सरकारी नौकरी में जाने से रोककर, उन्हें वंचित रखकर, और आज भी वह प्रयास बदस्तूर जारी है। इसमें बहुत सारे कटिंग लगाए हुए, ओबीसी कैंडिडेट से कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विसेज में पहुंचे गरीब स्वर्ण, 2210 वाले जनरल पास, 259 वाले ओबीसी फेल। पढ़िए इस किताब को, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर शिक्षा में आरक्षण कितनी ज़रूरी है, इस पर बात रखते हैं। इनका आर्टिकल आया था जिसका ये रेफरेंस इसमें देते हैं, दैनिक प्रभात खबर 20 सितंबर 1996, दैनिक संध्या प्रहरी 6 अक्टूबर 1996। क्यों जरूरी है आरक्षण शिक्षा में? आज देखिए शिक्षण संस्थाओं में किसका कितना प्रतिनिधित्व है। जब वोट लेना होता है तो दलित पिछड़े सबसे ज़्यादा मायने रखने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनका हम खूब नाम ले रहे हैं, लेकिन डेटा एकदम इसका उल्टा जवाब दे रही है, उल्टा आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वोट आपका होता है लेकिन नेता कोई और बनता है, और सदियों से इस नाम पे आपको ठगा जाते रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर अब देखें, सवाल महिलाओं की जाति का। तो डॉक्टर वर्मा इसमें लिखते हैं, बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल के बहाने एक बार फिर जाति का प्रश्न उभर कर सामने आया है। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का बड़ा सच है। हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ जातिगत ऊंच नीच छुआछूत आदि के धर्म का प्राण बताते हैं। हिंदू धर्म पर संकट तभी आता है जब दलित पिछड़ी जातियां सवर्णों को चुनौती देने लगती हैं। इतने बड़े सच को छिपाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसे खत्म करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ छिपाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि छिपाने से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। यह एक घाव की तरह जिसे छिपाकर हिंदू समाज स्वस्थ होने का ढोंग रचता है। यानी बीमारी को पहचानने के बजाय बीमारी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तर्क के साथ कि हम अपनी कमी को दूसरे के सामने क्यों दिखाएं, यह घर की बात है, आदि आदि। यहाँ हमें यह बात हरदम ध्यान में रखनी चाहिए कि घाव ऑपरेशन करने से ठीक होगा, छिपाने से तो बढ़ता ही जाएगा। ऑपरेशन से चीर फाड़ तो करना ही पड़ता है, कष्ट भी होता है, पर घाव इसी तरह ठीक होगा। महिला आरक्षण बिल पर जो राजनीति हुई उससे राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों की सामाजिक संरचना एक बार फिर उजागर हो गई। महिला आरक्षण में पिछड़ों और अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से कोटा नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा और वाम दल में अद्भुत एकता दिखी। मतलब ये कैसी सामाजिक न्याय की सोच है जिसमें आप ये कहते हैं कि दलित, वंचित, आदिवासी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब दो लोगों से तुलना करिए कि एक महिला आती है अपर कास्ट से, वर्चस्वशाली वर्ग से, और उसके पास सारे संसाधन हैं, और एक वर्ग ऐसा है, मान लीजिए एक आदिवासी महिला है, उसको भी चुनाव लड़ना है, वो चाहती है जनरल सीट से लड़ना, क्या उसके पास संसाधन होगा कि वो उस महिला से कम्पीट कर सके? क्या उस महिला की केवल महिला जाति है? नहीं। आप न्याय के पक्षधर नहीं हैं, आप नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब दबी कुचली महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण दे करके प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसे न तो ये सरकार समझ रही है, न ही जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, इसी सेंस में कहते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा और वाम दल में अद्भुत एकता दिखी। तो ये इस चैप्टर में, इस अध्याय में ये बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की आरक्षण नीति के बहाने डॉक्टर वर्मा इसमें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई आरक्षण नीति से पिछड़ी जातियां आपस में वैसे ही लड़ेंगी जैसे चोर द्वारा फेंके गए सूखी हड्डी के लिए कुत्तों की टोली आपस में लड़ती है। तो इसमें डॉक्टर वर्मा ने ये बताने का कोशिश किया है कि जो भी यूपी में ये काम किया जा रहा है
इस चैप्टर का आधार इनका एक लेख है मासिक संबुक, जुलाई अक्टूबर में पब्लिश हुआ था। उस समय की परिस्थिति को इन्होंने इसमें उजागर किया है कि कैसे राजनाथ सिंह की पार्टी और उसके मार्गदर्शक आरएसएस ने आरक्षण खत्म करवाने के लिए अपने जानते कोई कुकर्म बाकी नहीं छोड़ा है। अब वे समझ गए हैं कि सीधे सीधे आरक्षण का विरोध करने से दलित पिछड़ी जातियों में एकता ही बढ़ जाती है, सो जो उनके लिए घातक है। उन्होंने बड़ी धूर्तता से दलित पिछड़ों को आपस में लड़ाने को बाध्य किया है। फिर आरक्षण, ये लास्ट चैप्टर है, आरक्षण दशा और दिशा। इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर वर्मा? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्रों को दो भागों में बांटा, एक अछूत शूद्र और दूसरा सछूत शूद्र। अछूत शूद्र और दूसरा सछूत शूद्र। संविधान में अछूत शूद्र को अनुसूचित जाति और सछूत शूद्र को पिछड़ा वर्ग कहा गया। फिर आगे कहते हैं कि आरक्षण के पीछे संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, जो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव से होते हुए मंडल आयोग जैसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गया है। ठीक है। फिर डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि वस्तुतः योग्यता के आड़ में आरक्षण का विरोध करने वाले उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जो योग्यता को कथित स्वर्ण जातियों को मिला दैवी अधिकार मानते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के आरक्षण में योग्यता की कमी देखने वाले सवर्णों ने अभी तक अपनी योग्यता नहीं देखी है। इतिहास साक्षी है कि जब सत्ता पर इन सवर्णों कथित योग्यता वालों का आधिपत्य था, तब शक, हुन, तुर्क, अफगान, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांसीसी बारी बारी से आकर भारत को लूटते रहे, परंतु जब भारत पर पिछड़ी जातियों के शासक चंद्रगुप्त का शासन था, तब भारत ने विदेशी हमलावरों पर विजय प्राप्त की। भारत ने अपने दीर्घकालीन इतिहास में मात्र एक बार ही विदेशी हमलावरों पर विजय प्राप्त किया है, जब पिछड़ी जाति से आने वाले चंद्रगुप्त का शासन भारत पर था। कथित योग्यता के ठेकेदारों ने भारत को पग पर पद दलित, लांछित और 200 वर्षों की लंबी पराधीनता ही दी। फिर कहते हैं कि आरक्षण में योग्यता की कमी का रोने वाले उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते, जो मोटी रकम लेकर छात्रों को डिग्री बांटते हैं। आज नौकरियों में घूस लेकर जो नियुक्तियां होती हैं, क्या उससे योग्यता में कमी नहीं आती? इन अन्यायपूर्ण प्रणालियों के विरुद्ध में क्या कभी आरक्षण विरोधियों ने आंदोलन किया? वे सिर्फ सामाजिक समता स्थापित करने वाले आरक्षण का ही विरोध करते हैं। आरक्षण विरोधी कभी आरक्षण में आर्थिक आधार की वकालत करते हैं। सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग औचित्यहीन तथा असंवैधानिक है। फिर कहते हैं डॉक्टर वर्मा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा भी वीडियो हो जाए तो आप ज़रूर इस बात को सुनिएगा, इन लाइंस को सुनिएगा। ये बहुत ये जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आरक्षण विरोधियों का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कथित संपन्न लोगों को लेकर भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति के कथित संपन्न लोगों को आरक्षण की सुविधा देने से वंचित कर दिया जाए तो लगभग सभी पद खाली रह जाएंगे। अधिकांश पद तो अब भी पद रिक्त रह जाएंगे। वस्तुतः संपन्न अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की वकालत करने वालों के मन में गरीब अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। उन्हें तो इस बात का हुक है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग उनकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। आरक्षण सवर्णों की अनुकंपा नहीं है। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का न्यायोचित अधिकार है। इस बात का असर्शन डॉक्टर वर्मा करते हैं इस लाइन में। यह समाज उन अनुसूचित जनजाति, जाति तथा पिछड़ी जाति के युवकों के प्रति किंचित स्नेह नहीं दर्शाता है, उल्टे बीज से भरे व्यंग बाणों की वर्षा करता है। ये भारतीय समाज के न्याय विरोधी प्रकृति को दर्शाने का बात करते हैं, दर्शाते हैं डॉक्टर वर्मा।
फिर कहते हैं कि एक अशिक्षित ब्राह्मण बिना परिश्रम किए दक्षिणा के द्वारा भी चैन की बंसी बजाते हैं। ब्राह्मण भिख भी मांगता है वरन अधिकार के साथ लेता है। ब्राह्मण सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक लाइन का एक वर्ड छूट गया था। ब्राह्मण भीख भी मांगता नहीं है वरन अधिकार के साथ लेता है, परंतु इस ब्राह्मणवादी समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों की उनकी उचित मजदूरी भी नहीं मिलती। यहाँ पे डॉक्टर वर्मा ने एक डेटा दिया है जाति जनगणना से उठा करके, जिसमें कितनी किसकी संख्या है, राजनीति में उनकी क्या हिस्सेदारी है, शिक्षा में, नौकरी में, व्यापार में और भूमि में। और लास्ट में इसमें डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कोट है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के वर्तमान दुर्दशा की मूल बिंदु की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। इस मूल बिंदु की ओर ध्यान दिलाते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमारी समस्या हमारी गरीबी नहीं बल्कि हिंदू धर्म है, जिसमें शांति के आधार पर हमारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शोषण किया जाता है। शांति के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, शांति के आधार पर हमारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शोषण किया जाता है। भूख की अपेक्षा सामाजिक अपमान अधिक कष्टदायक होता है। दलित पिछड़ों का तपस्वी संबुक सा दुर्भाग्य है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग तथा पिछड़ी जाति के अधिकांश लोग धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उन ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा तथा कर्मकांड संपन्न करवाते हैं जो उन्हें नीच कहते हैं तथा पग पग पर अपमानित करते हैं। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए अंबेडकर ने टिप्पणी की थी, ये लास्ट लाइन सुनिए, तुम हिंदू नहीं थे, आज भी हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के गुलाम हो। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं है, यह तो गुलामी की जंजीरें तोड़ना है। ये लास्ट लाइन है इस चैप्टर का। और उसके बाद जो हमने इंडेक्स आपको बताए थे, उस इंडेक्स को क्या डेफिनेशन है, बिहार सरकार का कौन सा नोटिफिकेशन था, समान प्रशासन विभाग का, बाकी क्या जातीय गणना में आपको कैसे कैसे सारे कॉलम्स भरने थे, किस जाति का क्या कोड था, उन सारी चीज़ों का इस किताब में जिक्र है। तो मैं बहुत टाइम न लेते हुए, आप बोर भी होंगे कि इस किताब की चर्चा करते करते हम कितना लंबा इसको कर दिए। तो ये है ओवरऑल इस किताब की बातें, जो कि एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है डॉक्टर जितेंद्र वर्मा को इस छोटे से बुकलेट को लाने में। जातीय गणना हुई होते समय ही या होने के बाद ही ये बुक रिलीज हो जाती है, मार्केट में आ जाती है। अगर आप नहीं अभी तक देखें, नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो भी देखिए, किताब भी खरीदिए और पढ़िए। और पीछे डॉक्टर वर्मा का जीवन परिचय, लेखक परिचय दिया हुआ है, काफ़ी रिच लंबा लिस्ट है जो इनकी काव्य रचना है, गद्य रचना है, पद रचना है, कहानियों की जो किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो अगर आप चाहें तो ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही पोटेंट आर्गूमेंट के साथ जातीय जनगणना का सच बताया गया है इस किताब में। तो इसी के साथ मैं अब इस डिस्कशन को, इस बुक डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखिए, इसको एनालाइज करिए, एग्जामिन कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि फिर आगे भी इस पर वीडियो मैं बना सकूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।